हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में आईएएस सृष्टि जैन देशमुख मैम ने जो भी एडवाइस दी है अपने इंटरव्यूज में आफ्टर सिलेक्शन, और जो मैंने पिन पॉइंट स्ट्रेटजी ऑब्जर्व की है मैम की, और जो बिगनर्स हैं उन्हें क्या अप्रोच से पढ़ना चाहिए, आप कैसे पता लगाएं कि यूपीएससी किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है, अपनी मिस्टेक को कम कैसे करें और एलिमिनेशन प्रोसेस कैसे सीखें, आंसर राइटिंग के लिए क्या अप्रोच रखें। और आंसर राइटिंग के ऊपर में हमने एक बुक भी लिखी है, और पेपर वाइज स्ट्रेटजी और नोट मेकिंग स्ट्रेटजी। ऑप्शनल लेने से पहले आप ऐसा क्या कर लें जिससे आपको पता चल जाए कि ये ऑप्शनल मेरे लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा। ये सब जानोगे आप इस वीडियो में। चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले जानेंगे जो मैम ने बेसिक एडवाइस दी है उनके बारे में। फर्स्ट पॉइंट है, आपको सिलेबस और पीवाईक्यू की डिटेल्ड स्टडी करनी है। जब आप ये कर लोगे तो आपको यूपीएससी की डिमांड का पता चलेगा, और अगर आप एक बार डिमांड समझ गए अच्छे से तो फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और जो बिगिनर्स होते हैं सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, वो प्रिपरेशन तो शुरू कर देंगे लेकिन इसी को नहीं जानेंगे कि आखिर इस एग्ज़ाम के लिए कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और बाद में जब लाइफ के गोल्डन ईयर निकल जाएंगे तब पता चलेगा आपको कि मैंने कितनी गलतियां की हैं इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में। और रिजल्ट ये रहेगा कि 3-4 अटेम्प्ट देने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। और टॉपर्स हैं, उन्होंने राइट पाथ फॉलो किया है तभी वह एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए हैं, तभी उनका सिलेक्शन हुआ है। और मैं भी आपको अपनी हर एक वीडियोज़ में यही बताने की कोशिश करता हूँ। सेकंड पॉइंट है, जब आप पढ़ रहे हैं तो अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप करिए। जैसे आपने किसी एनिमल की पूछिंग के बारे में पढ़ा तो फिर आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि वह किस नेशनल पार्क में पाया जाता है, उस नेशनल पार्क में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। और पोचिंग के बारे में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आजकल ये एग्ज़ाम डायनेमिक होते जा रहा, कहीं से भी क्वेश्चन बना के दे देगा, और ख़ास तौर पर प्रीलिम्स में तो और। लेकिन यह वही लोग बोलते हैं कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले रहा है यूपीएससी, जिनकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि टॉपर्स नहीं बोलते, टॉपर्स भी बोलते हैं, लेकिन वह आपको बताने के लिए बोलते हैं और साथ में सॉल्यूशन भी बता देते हैं कि हर एक टॉपिक जो सिलेबस में दिया गया है उसके बारे में आपको राइट लेफ्ट अप डाउन सब कुछ पता होना चाहिए। थोड़ी आपको अपने तरफ से भी एफर्ट्स डालने होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक अच्छी बुक है और उसमें कोई एक टॉपिक दिया गया है तो बस उसी बुक से उस टॉपिक को पढ़ लिया। अगर उस टॉपिक में आपको कोई कमी लग रही है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है जो सिलेबस में दिया गया है, तो आप इंटरनेट से भी, जहाँ से भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। लेकिन आपको सब कुछ पता होना चाहिए, मतलब आपका माइंड में एक कोई क्वेश्चन ना बचे उस टॉपिक से रिलेटेड, कहने का मतलब ये है। और अगर आप ये कर लोगे तो फिर एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे सॉल्व कर ही लोगे। और यही होता है प्रीलिम्स में, कि प्रीलिम्स में देखो डायरेक्ट किसी को नहीं समझ में आते वो क्वेश्चन, ना किसी को डायरेक्ट आंसर पता होते हैं। 30-40 क्वेश्चन सबको आते हैं, इसके आगे किसी को नहीं आते। तो फिर यहीं पर आती है आपकी नॉलेज जो आपने यहाँ वहाँ से ली है ना। तो गाइस, क्यूरियोसिटी माइंडसेट डेवलप कीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। थर्ड पॉइंट, डेली स्टडी को कैसे मैनेज करें इसके बारे में है। तो मैम ने कहा है कि आप तब तक ना सोएं जब तक कि आपके अगले दिन की प्रॉपर प्लानिंग ना कर लें। इससे अगले दिन आप एक ऑर्गेनाइज वे में स्टडी कर सकोगे और टाइम वेस्ट नहीं होगा। और मैम ने कहा है कि एक ब्रॉड विजन लेकर चलें कि इतने टाइम, डे या मंथ में ये कवर करूँगा। और जब आप एंड डेट लेकर चलोगे कि मतलब इस डेट तक मैं इस टॉपिक को ख़त्म ही कर दूंगा, तो आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टडी के लिए, वरना तो आप 2-3 साल तक सिलेबस ही कवर करते रहोगे, है ना। और अगर जब आप एक टाइम वेस्ट करने लगें तो आप अपने माइंड में फियर रखें कि मतलब कोई पढ़ रहा है इस समय, है ना। और पता है लिमिटेड सीट्स हैं, तो इसीलिए आप टाइम वेस्ट ना करें और स्टडी को मैनेज करके चलें। फोर्थ पॉइंट है
कि आप एक डाटा बुक डायरीज बना लें और इसमें आपको जहाँ से भी डाटा मिले XYZ कुछ भी मिले जो भी आपके एग्ज़ाम रिलेटेड है उसे नोट कर लें। और ये आप कहीं भी पुट कर सकते हैं। जैसे अगर आप मेंस में लिख रहे हैं तो उसमें आप अपने आंसर्स में पुट कर सकते हैं, और अगर कहीं पर डायरेक्ट प्रीलिम्स में ही पूछ लिया तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। और अगर आप एक सेपरेट डायरी बना लोगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। तो ये 4th पॉइंट भी याद रखें। अब मेंस की थोड़ी प्रीलिम्स एडवाइस जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, आप जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उससे रिलेटेड MCQ सॉल्व कर लीजिए। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप ये समझ जाओगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड UPSC क्या पूछ रहा है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है। और बिगिनर्स हैं सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सिर्फ वह पढ़ते जाते हैं। तो नहीं, आपको प्रैक्टिस करना है। वो आप थोड़ा सोच कर देखना ये पॉइंट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये चीज़ प्रैक्टिस कर ली तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, और अगर आपने नहीं की तो आपका यहीं से गड़बड़ होते जाओगे आप। सेकंड पॉइंट मिस्टेक्स के बारे में है। जैसे आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और एक लेवल के बाद क्वेश्चन गलत होने लगते हैं और वह लेवल आपके कट ऑफ से कम है, तो आपको अपनी नेचर ऑफ मिस्टेक को एनालाइज करना है और ये देखना है कि कहीं आपकी गलतियां नॉलेज की कमी से तो नहीं हो रही हैं। और अगर नॉलेज की कमी से हो रही हैं तो आपको उसकी जो भी बेसिक्स हैं उसे फिर से रिवीजन करना है, या अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आपको फिर से रीड करना है। तो ये आपको मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, प्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट एलिमिनेशन प्रोसेस के बारे में है। तो मैम ने कहा है कि आप मॉक टेस्ट देते समय ही ऑप्शंस को एनालाइज करना शुरू कर दें, क्योंकि ये प्रोसेस आपको एक दिन में समझ में नहीं आएगी। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही परफेक्ट होते जाओगे। लेकिन अगर आपको शुरू में नहीं पता कि कैसे करें एलिमिनेशन, तो जो भी टेस्ट की आंसर शीट होती है उसे भी देख सकते हैं और फिर ऑप्शन को एनालाइज करिए कि UPSC ने कैसे ऑप्शन दिए हैं, कहाँ से ऑप्शन पूछ रहा है, और मतलब कोई रिलेशन तो नहीं है इन ऑप्शंस का, जो भी सही ऑप्शंस हैं उनके बीच में। तो ऐसे आप एनालाइज करके और आप एक पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं अपने माइंड में, है ना। तो ये हो गई आपके एलिमिनेशन के लिए। और जो भी लास्ट पॉइंट है अपना 4th बुक लिस्ट को लेकर, तो उसके लिए मैम ने यही कहा है कि आपको प्रीलिम्स के लिए बेसिक बुक लिस्ट पढ़नी है और CSET के लिए PYQ, और बस आपको वही प्रैक्टिस करनी है, उसी से आपका प्रीलिम्स निकलेगा। मेंस एडवाइस की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है GS 1 है, जो भी अपना जनरल स्टडीज़ पेपर 1 है उसके आपको PYQ देखने हैं। और अगर आप PYQ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें जो भी कुछ क्वेश्चन हैं और कुछ थीम्स हैं वह हर साल रिपीट होते हैं, मतलब वही आते हैं। क्योंकि अब उसमें जैसे अपना हिस्ट्री हो गया तो हिस्ट्री में क्या ही चेंज आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपको इसके PYQ देखने, और जो भी रिपीट हो रहे हैं उनको आपको पहले से तैयार कर लेना है, और वो भी बेस्ट से बेस्ट तैयार कर लेना है। तो यह तो हो गई GS 1 के लिए। सेकंड पॉइंट अपना GS 2 के लिए है, और साथ में GS 3 को ही लेकर चलिए। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि ये थोड़ा एग्ज़ाम है डायनामिक और इसमें करंट अफेयर थोड़ी ज़्यादा हैं। तो जो भी करंट में इशू चल रहा है उसको आपका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। मतलब अगर जैसे प्रेसिडेंट इलेक्शन चल रहा था अभी, तो आपको इसके बारे में जो भी बैकग्राउंड है वह सब कुछ पता होना चाहिए। जो भी इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल नॉलेज है वह सब कुछ पता होनी चाहिए, और करंट तो है ही है। तो ये हो गया आपका GS 2 और GS 3 के लिए। और इन दोनों एग्जाम में बिल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर पार्लियामेंट में कोई न्यू बिल इंट्रोड्यूस हो रहा तो वो इम्पोर्टेंट है। और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर उनमें कोई हलचल हो रही है, जैसे ह्यूमन राइट्स हो गया, WHO हो गया, अभी कोविड चल रहा था उसमें WHO का महत्व बहुत ज़्यादा हो गया था, तो ऐसे आपको नज़र रखना है। और ये IR हो गया आपका। और GS 2 के लिए तो लक्ष्मीकांत और करंट अफेयर, और GS 3 में थोड़ा आपको इंटरलिंकिंग करनी है टॉपिक्स की। तो गाइस ये हो गया अपना GS 2 और GS 3 की पूरी स्ट्रेटजी मैम की।
और जो GS4 है उसके लिए मैम ने कहा है कि सबसे पहले तो आपको सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, फिर आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। अब वो आप कहीं से भी बना सकते हैं, गूगल से हेल्प ले सकते हैं, मतलब आपकी कॉपी डिफरेंट लगनी चाहिए एग्जामिनर को। आप रियल लाइफ एग्जाम्पल डाल सकते हैं। और इस पेपर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि यह छूट जाता है, बहुत ज़्यादा लेंदी होता है। तो आपको अपने माइंड में ये रखना है कि जिस क्वेश्चन में जैसे मार्क्स, उसमें आप वैसे ही एफर्ट डालोगे, वैसे ही अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे। तो ये तो होगी GS4 की। और ऑप्शनल के लिए मैम ने कहा है कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने से पहले उसकी बेसिक बुक्स पढ़ लीजिए। इससे आपको उस ऑप्शनल के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी हो जाएगी कि मतलब इस ऑप्शनल में आगे आप पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि बीच में छोड़ना पड़ जाए। और आपको थोड़ा ये भी देख लेना है कि आपको चलो इंटरेस्ट तो बहुत आ रहा, लेकिन वो स्कोरिंग है कि नहीं है, कि मतलब आप उसमें अच्छे से लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। लिख पा रहे से मतलब ये है मेरा कि गाइडेंस अवेलेबल है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपको मटेरियल के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा हो। तो ये हो गई मैम की ऑप्शनल टिप्स की आप बेसिक बुक्स पढ़ लीजिए उस ऑप्शनल की। अब थोड़ा मैम की आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी को जानते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि मैम ने आंसर राइटिंग के ऊपर एक बुक भी लिखी है। अब देखो, आंसर राइटिंग में हर एक टॉपर्स बताते हैं, वह तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन मैम ने एक अलग बताया है, अलग पर्सपेक्टिव दिया है आंसर राइटिंग को लेकर। और वह यह है कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो भी एग्जामिनर है वह क्या चाहता है उस क्वेश्चन को लेकर। जैसे अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है तो उस क्वेश्चन में आपको फुल नॉलेज है, लेकिन क्या पता जो आपकी नॉलेज है वह एग्जामिनर को ना पसंद आए। भले ही आपने सब कुछ लिख दिया उसमें, बहुत अच्छे से लिख दिया, लेकिन जो फ्लो एग्जामिनर चाहता था, जो एग्जामिनर के माइंड में था कि इस क्वेश्चन को ऐसा फ्लो होना चाहिए, इस क्वेश्चन को ऐसा लिखना चाहिए, जो भी स्टूडेंट है उसे। इसीलिए आंसर राइटिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको जो भी एग्जामिनर है उसका माइंड सेट जानना है, कि मतलब उसका माइंड सेट क्या है इस क्वेश्चन को लेकर, और वह क्या फ्लो चाहता है। और वह आएगा आपका प्रैक्टिस से। अब कुछ लोगों को लगेगा कि यार ये क्या बकवास कर रहे हो, लेकिन गाइस बकवास नहीं, के 2018 में जिस ईयर मैम का सिलेक्शन हुआ था, उस ईयर 470 मार्क्स थे GS में। तो आप समझ सकते हैं कि मैम ने उस ईयर टॉप थी, मतलब जो टॉपर्स हैं उससे भी ज़्यादा मार्क्स थे उनके मैम के, है ना। तो मैम ने कुछ ना कुछ अलग स्ट्रेटजी लगाई होगी, तो इस स्ट्रेटजी को आप भी फॉलो कर सकते हैं। और मैम ने सेकंड पॉइंट में कहा है कि आप जो भी अपना आंसर है उसमें मतलब 8 to 10 मतलब चीज़ें ऐसी कर लीजिए कि यह आंसर में मैं पुट करूँगा, और यह पहले से प्रिपेयर कर लीजिए। और एक बात याद रखना गाइस कि आंसर राइटिंग ही आपको आपकी ड्रीम रैंक तक पहुंचाएगी। और एक बात और याद रखना कि जैसे स्टडी पर तो फोकस अपन बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन आपको इक्वली आंसर राइटिंग पर भी उतना ही फोकस करना है, जो आपकी प्रेजेंटेशन है उस पर भी उतना ही फोकस करना है। क्योंकि आपने पढ़ तो बहुत लिया, अगर आप लिख ही नहीं पा रहे तो क्या मतलब का आपका वो पढ़ना। अब थोड़ा नोट्स मेकिंग स्ट्रेटजी जानते हैं मैम की। तो नोट्स के लिए मैम ने कहा है कि जैसे करंट अफेयर के नोट्स हो गए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो PYQ सिलेबस को आपको पढ़ोगे, तभी आपको पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। तो आपको सबसे पहले PYQ और जो भी सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर उसके बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके फिर आपको नोट्स बना लेने हैं। और जो भी मंथली कंपाइलेशन आती है कोचिंग की, उससे आप एडिशन कर लीजिए अपने नोट्स में। और आप अपनी नोट्स A4 साइज में बनाइए। और आप कोई भी अगर टॉपिक्स के भी बना रहे हैं तो भी A4 साइज में बनाइए। और फिर उसमें आप अपना स्टैटिक भी और करंट भी दोनों साथ में लिख लीजिए। और अगर फिर उसमें कोई एक्टिविटी हो रही नेशनल इंटरनेशनल, तो वो भी लिखते जाइए, मतलब आप स्पेस छोड़ दीजिए। तो यह तो हो गई नोट मेकिंग स्ट्रेटजी मैम की। चलो तो दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, और आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें जो भी एस्पिरेंट हैं UPSC के। और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है काम करने का, और आपको सही सही टॉपर्स हैं उनकी स्ट्रेटजीज आपके पास लाने का। क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते यह वीडियो आपके लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। चलिए
तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।